साथियों, जय भीम, जय भारत। सुप्रभात, भवत सम्मंगलम, सबका मंगल हो। साथियों, मैं सुनील भारती आप लोगों से इस वीडियो के बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद आपसे बात करने के लिए तत्पर हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी इस अपील को सुनेंगे, समझेंगे और इस वार्तालाप का जो निष्कर्ष निकलेगा आप मनन और चिंतन करेंगे और समाज में इसको डाइवर्ट यानी कि इस विचार को फैलाने का काम करेंगे। साथियों, 2024 मार्च में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन करेगा लगभग 10 मार्च के बाद, तो लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पूर्व जब से ये नवीन वर्ष 2024 प्रारंभ हुआ है, इसमें अनेकों घटनाएं हुई। भाजपा ने राम मंदिर मुद्दे को भुनाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया, परंतु यह मुद्दा बुलबुले की तरह फूट गया। इसके बाद मोदी सरकार ने देश में एक के बाद एक कई नेताओं को इंडिया नाम के गठबंधन को तोड़ा, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार में नीतीश कुमार, जो कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख कन्वेनर के रूप में अपना कद बढ़ाने चले थे और मोदी के सामने अपना चेहरा प्रस्तुत करने जा रहे थे, परंतु वो मोदी जी की गोद में जा कर के बैठ गए। इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को जिस प्रकार से अस्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो किसी से छिपा नहीं। इससे पूर्व मणिपुर में जो घटना हुई, जिस पर प्रधानमंत्री ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, वो हम सबके लिए दुर्भाग्य है। साथियों, अभी हाल ही में चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, जिस प्रकार से एक छोटे से मेयर पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की, वह किसी से छुपी नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को जो नतीजा था उसको पलट दिया। साथियों, मैं आपको बताता चलूं कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर वहां एसएसपी और डीएम की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री की सलाह ली जाती है। एक तरीके से कहें, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चलती है। इसके पूर्व जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपना निर्णय दिया, देरी सही सवेर हमारी न्यायपालिका ने यह साबित कर दिया कि भारतीय लोकतंत्र अभी भी मजबूत है और आज भी देश में ईमानदार लोग हैं और न्याय इस देश में आज भी मिलता है। कुछ मौक़ों पर एक परसेप्शन के तहत कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो लोकतंत्र और संविधान के हक में नहीं रहीं। अगर उनको हम इग्नोर कर दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। साथियों, बात करते चले अब चुनाव की। जिस प्रकार से मणिपुर से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को आगे बढ़ाया और वह जब असम पहुंची तो वहां के मुख्यमंत्री ने उस यात्रा में व्यवधान डाला, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा को बाधित करने का काम किया, उनकी मंशा पर भी संदेह जाता है। उसके बाद में जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारी, वह भी संदेह के घेरे में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अब न्याय यात्रा है
और जिस प्रकार से मणिपुर से ये न्याय यात्रा धीरे धीरे 14 जनवरी से प्रारंभ हुई और आज 21 फरवरी को यह न्याय यात्रा कानपुर में आज होगी, जिसमें राहुल गांधी कानपुर होते हुए झांसी के लिए प्रस्थान करेंगे। साथियों, राहुल गांधी इस न्याय यात्रा में एक देश में कन्वेयर का काम कर रहे हैं। वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी तो किस प्रकार से उन्होंने इस देश में जो टॉप 10 कारपोरेट घराने हैं उनको किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाया, किस प्रकार से उन्होंने उनके कर्जों को माफ़ किया, वो किसी से छिपा नहीं। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी और सुशील मोदी ये देश से भाग गए और इनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, परंतु 56 इंच की छाती लगता है वो आज सिकुड़कर 36 इंच की छाती हो चली है। जिस प्रकार से गलवान घाटी में जो घटना हुई, जिस प्रकार से चीन ने हमारी ज़मीन को कब्जाया, इसके साथ प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक पाक अधिकृत कश्मीर में हुई उसको भुनाया और जिस प्रकार से उन्होंने पुलवामा कांड को 2019 के चुनाव में भुनाया, राष्ट्रवाद का नारा दिया, कभी नारा था जय जवान जय किसान। उस नारे को सबका साथ सबका विकास से जोड़ा और आज जय जवान और जय किसान के नारे को भाजपा सरकार ने यह दिखा दिया कि किसानों को रोकने के लिए किस प्रकार से जवान तैयार हैं। दिल्ली की सड़कों पर सीमेंट के बड़े बड़े पोल लगा दिए, कंटेनर खड़े कर दिए, कीलें बिछा दी ताकि किसान दिल्ली में न आ सकें, जैसे कोई बाह्य आक्रांता भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा हो। लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए हर व्यक्ति को संविधान आज़ादी देता है। अगर कोई शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करता है तो वह कर सकता है। यह संविधान हमें अपनी आज़ादी देता है। 13 महीने तक किसान दिल्ली में रहे, लगभग 750 किसानों की मौत हुई। एमएसपी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता नहीं की। आज पुनः किसान फिर दिल्ली में हैं और आज उन्होंने घोषणा की कि वो दिल्ली में प्रवेश कर ही रहेंगे। साथियों, मैं बताता चलूं कि ये वास्तविक रूप से एमएसपी का मुद्दा है क्या। जो किसान हैं पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, चूँकि ये दिल्ली के नज़दीक हैं इसलिए ये दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं देश के अन्य भागों में भी किसान हैं मगर वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी है क्योंकि वो हजारों किलोमीटर से यहाँ आंदोलन करने में अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 5 भारत रत्न दिए, अभी हाल ही में 3 भारत रत्न, जिसमें से एक LK आडवाणी, दूसरा डॉक्टर स्वामीनाथन और तीसरा चौधरी चरण सिंह को दिया। कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है, जबकि इससे पूर्व वो 2 भारत रत्न दे चुके थे जिनमें कर्पूरी ठाकुर भी शामिल हैं। तो मैक्सिमम एक वर्ष में 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो है 5 भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इन्हीं की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके रख दी। साथियों, ये जो एमएसपी का मुद्दा है, सरकार का कहना है कि आपको हम एमएसपी दे रहे हैं, आप चाहें तो अपने माल को मार्केट में बेचें या प्राइवेट सेक्टर में बेचें। इसमें एक पेंच है।
अगर किसान के खेत की जो फसल है वो मंडी में गई और वहाँ पर खरीदार नहीं हुए तो उनको कारपोरेट के पास जाना होगा बेचने के लिए, और जो एमएसपी है उससे कम कीमत पर जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, अड़तिया हैं, व्यापारी हैं, वो उनके माल को खरीदेंगे। क्योंकि किसानों के पास पैसा होता नहीं, जब उनकी फसल होती है तो उसको वो बेचते हैं और उससे पैसा लेकर के दूसरी फसल का इंतजाम करते हैं। अब किसान यहाँ चाहते क्या हैं कि जो एमएसपी है उस एमएसपी से कम पर हमारी फसल को कोई भी कारपोरेट सेक्टर, व्यापारी, अड़तिया ना खरीदे, हमें एमएसपी मूल्य पर ही जो है कीमत मिलनी चाहिए। लगभग 27 ऐसी जो है फसलें हैं जिन्हें किसान गारंटी के रूप में सरकार से मांग रहे हैं, और मोदी सरकार का कहना है अगर हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देते हैं, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है अगर वो लागू करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा आ जाएगा। साथियों, मैं बताता चलूं कि हमारी जो जीडीपी है उसका 0.04% पैसा ही किसानों की एमएसपी देने में खर्च होगा, बहुत छोटा हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कारपोरेट सेक्टर का लाखों करोड़ों रुपया राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया या उसको जो है छोड़ दिया। इसके साथ जो भगोड़े हैं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, सुशील मोदी, ये लाखों करोड़ रुपया लेकर के भाग गए देश से। जिस प्रकार से आपके जेब से जीएसटी निकाली जाती है, जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त में, वहीं दूसरी तरफ ये मामला है कि इस प्रकार की स्थिति क्यों बनी, अर्थात देश में बेरोजगारी है। क्योंकि आज की तारीख में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, डीजीपी के हिसाब से भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है और भारत की अर्थव्यवस्था 3.74 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ये अमेरिकी डॉलर जो है लगभग $1.84 का इस समय है। आप अगर गणित के स्टूडेंट हैं तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 ट्रिलियन में 10⁻12 यानी कि 1 के बाद 12 बिंदी आती हैं, उनको आप काउंट करें, 3.74 से मल्टीप्लाई करें, उसमें अप्रॉक्सीमेट 84 का मल्टीप्लाई करें, जो ये रिजल्ट आएगा वो हमारे देश की जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था रुपयों में आपको मिल जाएगी। साथियों, अब बात यहाँ चलती है कि अगर हम कोई टीवी चैनल खोलते हैं, एबीपी न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो, आज तक हो, न्यूज़ 80 हो, इस प्रकार के अनेक चैनल, इन चैनलों पर बीजेपी जितना खर्च कर रही है वो पैसा कहाँ से आ रहा? वो उन्हीं कारपोरेट सेक्टर से आ रहा है जिनको मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिया, चाहे वो देश की कंपनियां हों और विदेश की भी हो सकती हैं। अगर चाइना, सूडान, जापान, अमेरिका से हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं दावे के साथ ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अगर किसी का आप पैसा माफ करते हैं एक साइड से, तो दूसरे साइड से वो कंपनी आपको पैसा देती हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 90% की रकम पहुंचती है। 92% के आसपास है अप्रॉक्सीमेट, जो मेरे पास आंकड़ा नहीं है क्योंकि ये गूगल पर भी जो है उपलब्ध नहीं है, और पीएमओ से आरटीआई के थ्रू भी इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। क्योंकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनका एक तर्क था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की है, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा
कि भाई इससे मतदाता का क्या मतलब है कि वो ये जाने कि कौन हमको चंदा दे रहा है कौन नहीं, ये उनका अधिकार नहीं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इन्फॉर्मेशन में प्रत्येक सरकार के कार्यप्रणाली की जानकारी प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अर्थात कांग्रेस ने जो सूचना का अधिकार हमको दिया, मोदी सरकार ने उसको भी अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। वादा कर रहे थे कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलेंगे, लेकिन एक भी चप्पल वाला आज हवाई जहाज में नहीं चल रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम देश में किस प्रकार से करप्शन हो रहा, किस प्रकार से हमारे जो पोल हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, मोदी सरकार उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करती है। पिछले 65 वर्षों में देश पर जितना कर्जा नहीं था, मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई गुना कर्जा ले लिया, और वो कई गुना बढ़ गया। सरकार यानी फाइनेंस मिनिस्टर का ये तर्क है कि इसमें जो हमने विदेशी कर्जा लिया है या हमने जो आरबीआई से पैसा लिया है, वो हम देश के डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि ये पैसा जो है फर्जाइल का मतलब है कि ऐसा पैसा हमने जो उधार पर लिया और उसको डेवलपमेंट के काम में लगा दिया, उस पैसे को भी काउंट कर लें। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें ये क्लियर हो कि आखिर जो रकम है कितनी फर्जाइल है और कितनी देश के डेवलपमेंट में लगाई गई, कितनी सब्सिडी के रूप में दी गई, कितनी आयुष्मान कार्ड में दी गई, कितनी गरीबों को सिलेंडर बांटने में खर्च हुई, कितनी किसानों को 2000 रुपये प्रति किस्त के हिसाब से माफ़ किए गए। इसकी कोई पुख्ता जानकारी जो है सरकार नहीं देती है। अगर संसद में प्रश्न पूछते हैं तो सरकार सदन से हमारे एमपी को जो है बाहर कर देती है, विपक्ष को बाहर कर देती है। मोदी का मतलब मुमकिन, अगर मोदी का मतलब ये है कि मोदी संविधान को भी ख़त्म कर देंगे तो ये मुमकिन है, ये उनका नारा है। आप बात को समझिए, गहराई से समझिए। मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा काम जो असंभव है वो भी हो सकता मोदी सरकार में, इसीलिए वो मुमकिन है। अब मोदी सरकार की गारंटी, अरे गारंटी तो चलती नहीं है, वारंटी तो चलती नहीं है, तो गारंटी कहाँ से आप देंगे? और जिस अनुच्छेद, इनको ये धारा कहते हैं, धारा आईपीसी सीआरपीसी में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, ये देश को गुमराह करने का काम करते हैं। 370 धारा आप देखेंगे तो आईपीसी में जो है ट्रैफिक से संबंधित धारा है, जिसमें अगर कोई मामला बनता है तो 7 साल की सजा और जुर्माना ये हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये धारा 370 ये कहती है। अनुच्छेद 370 ये कहता है कि भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं या जो जंगल हैं, वहाँ पर हिली एरियाज़ में जो बाहर का व्यक्ति है वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। उसका रीज़न है कि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगा और वातावरण असंतुलित होगा। इसलिए हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, दार्जिलिंग हो, कश्मीर हो, वहाँ पर धाराएं अनुच्छेद 370 जो है लगे हुए हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। तो आज देश में युवाओं को रोजगार नहीं, गरीबों को पेट भरने के लिए जो है आज निर्भर रहना पड़ता है फ्री के चावल और गेहूं पर। आज अगर किसी को जो है दवाई करानी है तो आयुष्मान कार्ड जो सरकार दे रही है उससे सीधा प्राइवेट अस्पतालों को फ़ायदा पहुंच रहा है। सरकार पैसा उनको सीधा नहीं दे पा रही, इसलिए आयुष्मान कार्ड के हिसाब से दे पा रही है। कारण 10 रुपये की दवाई 10,000 में वहाँ पर होती है, कार्ड में वो पैसा इस प्रकार से उनके पास पहुँचता है।
इसके साथ साथ एक और परसेप्शन है कि आज जो मोदी कह रहे हैं वही सही, उसके सामने ना तो मीडिया, ना विपक्ष और ना राष्ट्रपति और ना हमारी न्यायपालिका, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनका तर्क है कि जनता ने हमको चुना इसलिए हम जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं, भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार का चेक एंड बैलेंस बिठाया गया है कि अगर कहीं कोई गलती करता है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायाधीश हो, तो उसको भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ये हमारे संविधान में सबसे बड़ी खूबी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक प्रयासों के बाद भारतीय संविधान बनाया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और भारतीय संविधान दुनिया का सर्वोच्च संविधान है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के उस संविधान को खत्म करके देश में रामराज्य का नारा लाना चाहती है, ताकि दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को अपना गुलाम बनाया जा सके। साथियों, बात पेट की लड़ाई की नहीं, बात आत्मसम्मान की है। पेट भरने के लिए तो जो है कुत्ते, सुअर और बिल्ली भी भर लेते हैं, लेकिन आत्मसम्मान से वो जी नहीं पाते। इसलिए मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उसे अपने पेट भरने के साथ अपने आत्मसम्मान की भी चिंता होती है। बात को समझते चलिए, ये बहुत गंभीर बात है। तो अब निर्णय ये करना है कि 2024 के चुनाव में आप किस प्रकार से वोट करने जा रहे, किस पार्टी को करने जा रहे, किसको जिताएंगे और किस प्रकार से जो है बीजेपी को केंद्र से हटाएंगे। तभी इस देश में परिवर्तन होगा। धर्म आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन हमारी जरूरतें इसके अलावा हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य है, चिकित्सा, ये हमारी नीड हैं। हम इनके बिना रह नहीं सकते, जिसके लिए हमें अर्थ, पैसे की जरूरत है। और पैसा हमको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट से। भाई, गेहूं चावल के अतिरिक्त भी तो हमारे हजारों खर्चे हैं। बहू बहन बेटियों की शादी है, बच्चों की पैदाइश है, कपड़े खरीदने हैं, दवाई लेनी है, कहीं जाना आना है। तो हमें तो अर्थ की जरूरत है, ना कि गेहूं चावल की। तो हमें रोजगार की जरूरत है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और प्रधानमंत्री जी का तो ऐसा है कि वो अधिकतर विदेशों में बोलते हैं, देश में जब आते हैं तो मौनी बाबा की तरह शांत हो जाते हैं, बोलते हैं तो सिर्फ रैलियों में, संसद में बोलते हैं तो तंज कसते हैं विपक्ष पर और कई विशेष तबकों पर। किसानों को कहीं खालिस्तानी कहा गया, कहीं पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का दिमाग खराब हो चुका है। मोदी में एक जो सेवक की भावना होनी चाहिए, आज वो एक डिक्टेटर की भावना है। जिस प्रकार से नवीन संसद में सेंगोल की स्थापना की गई तमिलनाडु से ला करके, वो तमिलनाडु के ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, ताकि दक्षिण में उनकी पकड़ मजबूत हो सके। ये सब मामला सीटों का है। जहां संविधान पीठ की स्थापना होनी चाहिए थी, वहां पर भारतीय सेंगोल की स्थापना क्यों? ये पूछता है इंडिया। साथियों, अब बात कर लेते हैं गठबंधन की, और मुख्य रूप से हमारी पार्टी की, जिसको आप बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के नाम से जानते हैं। और आप लोग बड़े उत्साहित होंगे कि आप आज भारती जी तो बोल रहे हैं, लेकिन बीएसपी के बारे में नहीं बोल रहे। ऐसा क्यों? दरअसल मैं पिछले कई दिनों से, लगभग 1.5 महीने से, 45 दिनों से मैं सोच रहा था कि ये इलेक्शन नज़दीक आए तब हम आपसे वार्तालाप करें, क्योंकि हमारी नज़र मुख्य रूप से जो हमारा कैडर है, उस कैडर को मजबूत करने में लगा हुआ है। हमारी गांव-गांव में सभाएं हो रही हैं, क्योंकि हम सड़कों पर नहीं जा सकते। हम गरीब तबके के लोग हैं। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे भी हैं, अर्थ से कमजोर,
दिल से कमजोर और मन से कमजोर। एक दो अगर लोग हिम्मत करते हैं तो उनको भी डरा धमका दिया जाता है, कहीं सीबीआई भेजी जाती है, तो कहीं ईडी, तो कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये सब विपक्ष के ऊपर होता है अपने में मिलाने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कुनबा बन गया है जहां पर जितने भ्रष्टाचारी हैं वो जाकर के उस कुनबे में इकट्ठे हो रहे हैं, और बाकी की पार्टियों के जितने दागी नेता थे वो धीरे धीरे बाहर हो रहे, वो पार्टियों की सफाई कर रहे, और मोदी जी जो हैं अपनी पार्टी में दागी नेताओं को भरने का काम कर रहे हैं। वहां एक इस प्रकार की वॉशिंग मशीन है, उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर है कि सॉरी, उसमें निरमा भी नहीं डालना पड़ता है, बस पानी डालिए, बटन दबाइए, धुल करके सूख करके तैयार। इस प्रकार की वॉशिंग मशीन है वहां। हाँ, अब बात करते हैं बीएसपी की। साथियों, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो गठबंधन टूट चुका। गठबंधन नहीं टूटा, सिर्फ ठहरा है। वो इंतजार कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस नोटिफिकेशन का, आचार संहिता का, कि वो चुनाव की घोषणा कब करें, और तभी पत्ते खुलेंगे। आप कुमारी बहन मायावती जी की जो रणनीति है उसको समझ लीजिए कि वो एक परिपक्व नेता है। अगर आज वो इंडिया गठबंधन से बात करते हैं या अन्य किसी दल से बात करते हैं तो ईडी, आईटी और सीबीआई, ये तीनों भन्ना रहे होते। मोदी जी की नींदें उड़ी, अमित शाह सो नहीं पा रहे हैं कि आखिर बहन जी सोच क्या रही हैं। सब जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं लोकसभा या विधानसभा के, तो बीएसपी लगभग एक वर्ष पूर्व अपने कैंडिडेटों को तय कर देती है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं? ना लोकसभा प्रभारी बनाए, क्योंकि जो बहन जी लोकसभा प्रभारी बनाती हैं अधिकतर टिकटें उन्हीं को मिलती हैं, और ना ही अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्टें निकाल दी। वो भी एक ड्रामा समझिए, वो लिस्टें नहीं, बस लिस्टिंग हो रही है, अभी असली लिस्ट आनी बाकी है। कांग्रेस भी अभी अपने कैंडिडेट नहीं निकाल रही, वो सब नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में, हो सकता है वो भी चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन में आ जाएं और माफ़ी मांग लें, फिर एक बार पलट जाएं। हो सकता है, मे बी पॉसिबल। राजनीति में सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। इसके साथ आप समझिए कि ये विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बीएसपी के दफ्तर लखनऊ में और दिल्ली में जो सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ आजकल नेताओं का जमावाड़ा है। वहाँ बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के, आप इन सभी पार्टियों के नेता रात के अंधेरे में वार्तालाप करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती के पास पूरे देश में दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का लगभग हर सीट पर एवरेज 8 से 10% वोट है। और अगर वो आने वाले चुनाव में गठबंधन के साथ जाती हैं तो प्रत्येक सीट पर 8 से 10% वोट का इजाफा होगा, और दूसरी पार्टी में ये घटेगा। भारतीय जनता पार्टी का घटेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा इलेक्शन 2019 में भारतीय जनता पार्टी को एवरेज पूरे राष्ट्र में 37% वोट मिले थे, जिसमें वो 303 सीट पाए थे, और एनडीए की सीटें जो है प्लस थी इसमें। आज जहां भाजपा मैक्सिमम है, बिल्कुल मेच्योर है, गुजरात में 25 की 25, बिहार में 40 में 39, इस प्रकार से जो जहाँ स्टेट हैं, दिल्ली में 7 में 7, उत्तराखंड में 5 में 5, कितनी सीटें हैं वहाँ पर और बढ़ाएंगे। साउथ में इतना है नहीं अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव,
अब सीटें कम होनी हैं उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ सीटें कम होगी और साउथ में विपक्ष की बढ़ेंगी और उत्तर भारत में विपक्ष की सीटें बढ़ेंगी। और अगर घटनी है तो बीजेपी प्लस उनके जो अलायंस है, जिसको एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनकी घटनी है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक 8 से 12 स्टेटों में कांग्रेस के साथ गहन मंत्रणा हो रही है। बहन जी स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी से सीधे संपर्क में है, कोई मीडिएटर नहीं है, सीधे वार्तालाप हो रही है। अखिलेश यादव से कोई वार्तालाप अभी नहीं है। बीएसपी का सीधा दावा है कि 8 से 10 स्टेट में मेरे साथ अलायंस हो तभी हम उत्तर प्रदेश में अलायंस करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ऐसी जगह हैं जहां पर बीएसपी कभी सीटें जीती, उनका जनाधार है और इस पूरे देश में बहन जी का जनाधार है। वो एक मजबूत चेहरा है, मैच्योर नेता है, परिपक्व नेता है। जो 370 का आंकड़ा सदन में मोदी जी ने दिया और प्लस 400 पार का नारा दिया, ये आंकड़ा बीजेपी प्लस अलायंस यानी कि एनडीए 200 सीटों के अंदर सिमटता हुआ आ रहा है। 150 सीट से लेकर के 200 सीट तक सिमट जाएगा। ये गारंटी है सुनील भारती की। बीजेपी 150 सीट से लेकर के 200 सीट तक और मैक्सिमम सीट आने का जो मेरा अपना आकलन है पूरे देश में, एक एक सीट पर हमने जो है एनालाइज किया, 180 181 सीट आसपास ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए दोनों मिलाकर के ये जीत सकते हैं। इनकी रेंज 175 और 195 सीट की है, ये रेंज है। और इस बार जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है या जो विपक्ष है, वो 300 प्लस सीट जीतने की कतार में खड़ा हुआ है। और इस इलेक्शन में अगर गड़बड़ी नहीं होती है तो बहन कुमारी मायावती जी इस बार इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। और अगर वो नहीं बन पाती हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। दोनों दलित समाज के हैं। 80 वर्षों से हमें इंतजार है, आज तक दलित समाज से कोई भी हमारा कैंडिडेट प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचा। बाबू जगजीवन राम जब पहुंचने वाले थे तो किस प्रकार से उनकी टांग को खींचा गया, ये हम सब जानते हैं। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर आपको ये बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, चाहे वो पूर्ण प्रसून वाजपेयी का हो, रवीश कुमार का हो, डीबी चैनल हो, नेशनल दस्तक हो और अभिसार शर्मा का हो, आशुतोष का हो, ये सब लोग जो लोकतंत्र के हितैषी हैं, सोशल मीडिया को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जनता के बीच जाकर के मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर जो तमाचा जड़ा, वो किसी से छुपा नहीं। पूरे राष्ट्र में मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पर विपक्ष की सूरत दिखाना नहीं चाहती है। हमें जिससे उम्मीद रहती कि चेक एंड बैलेंस की, आज मीडिया वो काम कर रही है कि लोगों ने अपने टीवी के चैनल्स को खोलना बंद कर दिया है। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल स्थिर रहिए। बीएसपी गठबंधन कर रही, बस 10 मार्च तक इंतजार करिए। नोटिफिकेशन जिस दिन होगा उसी दिन
या उससे 2 दिन पूर्व बीएसपी का अलायंस एनडीए के साथ होगा और हम कांग्रेस के साथ 8 से 12 स्टेटों में अलायंस करने जा रहे हैं। तो इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि ये मुस्कुराने का वक्त है। और फिर मैं कहता हूँ, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद नापना आसमान का। दोस्तों, खुश रहिए, परिवार के साथ मस्ती कीजिए। लोकतंत्र है, भारत सभी का है, हर धर्म का है, धर्म आस्था का विषय है। इसी प्रकार आप हमें अपना प्रेम स्नेह देते रहेंगे, मेरी बात को समझते रहेंगे और हम अब आपको तथ्यों के साथ वीडियो भेजते रहेंगे, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने फ्यूचर को क्या दें। एक अच्छा भविष्य, एक विकसित भारत या एक ऐसा भारत जो जातियों में बटा हो, व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन हो, लोग कपड़ों से पहचाने जाएं, किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी जाएं, 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएं, युवा बेरोजगार हो जाएं, पेपर लीक हो जाएं, मीडिया दिखाए ना, मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, दिन में 5 बार कपड़े बदलें, 8,000 करोड़ के प्लेन पर मज़े करें, अपने कारपोरेट सेक्टर के मीडिया मित्रों के साथ बात करें, बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में आ रही हैं वो फिल्में देखने की अपील कर रहे हैं। अभी फिल्म एक धारा 370 आने वाली है, अभी वो बनी भी नहीं, शायद मोदी जी ने देखी भी नहीं। कल वो अपील करते नजर आए थे कि धारा 370 जो आर्टिकल 370 फिल्म है उसको देखिए, उसका ट्रेलर टीवी पर मैंने देखा था कल। तो साथियों, मुस्कुराइए, मुस्कुराने का वक्त है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, खुदा हाफिज, सब्बा खैर।